नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौतम एकेडमी पे। मेरा नाम है राहुल कांत गौतम और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एपीयू 2007 के प्रीवियस पेपर के बारे में। इसमें हमने पार्ट 1 लास्ट लेक्चर में कवर किया था और ये हमारा जो होगा ये पार्ट 2 होगा और इसमें हम लोग लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने जो जीएस का पोर्शन था उसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और ये आपका होगा लॉ के 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए इन गुड फेथ एक्यूजेस जेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो आंसर आपका होगा ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड है आपका 52, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज़ पनिशेबल अंडर विच ऑफ द सेक्शन आईपीसी। अगर कोई रेप का विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज करता है तो किस में पनिशेबल है? ये आपका है, देखिए 228 ए में, ये 228 ए में इसको पनिशेबल बनाया गया है। और इसमें देखिए और जो आपका 228 सब क्लॉज 2 में बोला है आपका कि देखिए अगर गुड फेथ में, अगर जो स्टेशन ऑफिसर होता है अगर गुड फेथ में इन राइटिंग अगर कोई ऑर्डर अगर जारी करता है तब तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। दूसरा आपका है बी, जिसमें अगर कोई विक्टिम है वो खुद ऑथराइज करता है किसी को, ठीक है, कि उसका नाम मतलब डिस्क्लोज किया जा सकता है, तो इन सच अ केस डिस्क्लोज हो सकती है उसकी आइडेंटिटी। और आपका सी जो है उसमें बोला है कि अगर कोई विक्टिम है जो डेड है या माइनर है, अनसाउंड माइंड है और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता तो इन केसेस में डिस्क्लोज की जा सकती है। तो आपका आंसर होगा बी 228 ए, 228 में पनिशेबल है ये। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल अटेम्प्ट? ए ट्राइज टू किल बी बाई अ विच क्राफ्ट। बी आपका ए गोज टू मुंबई बाई डायर टू मेक काउंटरफीट करेंसी नोट। ए इंटेंटिंग टू किल बी फायर्स एट बीज कोट हैंगिंग इन द हिज रूम ट्रीटिंग इट बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए इंटेंटिंग टू किल बी फायर्स एट बीज कोट हैंगिंग इन द हिज रूम ट्रीटिंग इट बी। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका when a criminal act is done by a several person in furtherance of a common intention of all, each one of them is liable। तो आपका ये किसके लिए लायबल होंगे? जैसे एज, ये आपका फोर्थ होगा करेक्ट आंसर, एज इफ इट वाज डन बाय ईच वन ऑफ देम इन अ सिंगुलर कैपेसिटी। ये आपका देखिए सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 में क्या है? अगर कोई कॉमन इंटेंशन के साथ कई लोग हैं जो कॉमन इंटेंशन रखते हैं और कोई क्राइम करते हैं तो वो ऐसे पनिश किए जाएंगे जैसे उन्होंने कोई सिंगुलर कैपेसिटी में कोई क्राइम किया हो, ठीक है। तो ये आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 55, डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये किस केस में बोला गया था? ये आपका लीडिंग केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको क्या होगा? डेथ सेंटेंस अवॉर्ड दिया, ये इसमें हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है आपका राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ। ये आपका राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी नॉट इंक्लूड अ राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ, ये किस केस में बोला गया? ये आपका देखिए ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका बी जो होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो ये आपका देखिए क्या होगा? तो ये अनलॉफुल असेंबली होगी। देखिए 34 और ये 141, सॉरी ये आपका 146, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें है कि देखिए यहाँ पे क्या है? कॉमन इंटेंशन है और इसमें क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आपका ये अनलॉफुल असेंबली होगी। आपका देखिए 177 में 147 147 में इसका पनिशमेंट है। कितना पनिशमेंट है आपका? 2 ईयर तक पनिशमेंट है और फाइन भी है, ठीक है। 148 में क्या दिया है? 148 में आपका रॉयटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, रॉयटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो ये आगे पीछे का जो भी है थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। तो
146 में अनलॉफुल असेंबली, 147 में पनिशमेंट है 2 साल का, और 148 में रॉयटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो ये आपका इसमें कितना पनिशमेंट है, ये 3 साल तक का पनिशमेंट है। नेक्स्ट है आपका कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होता है, तो इसमें आप देखते हैं कि ये आपका विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम हु हैज़ कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये आपका सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए आपका 300 सेक्शन 300 इसमें क्या है, ये एक्सेप्शन 5 है, ठीक है, एक्सेप्शन 5 है आपका, जिसमें अगर जो विक्टिम है अगर उसकी कंसेंट है, जिसने 18 ईयर्स एज का है, कंप्लीट कर चुका है, तो ऐसे में क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंट टू मर्डर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एन एम्प्लॉयर डिडक्ट्स अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज टेलिंग दैट इट इज़ दियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द PF प्रोविडेंट फंड बट फेल्स टू क्रेडिट इन द फंड एम्प्लॉयर कमिट। तो एम्प्लॉयर कौन सा इसमें क्राइम कमिट करता है, अगर वो उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है और बोलता है कि ये प्रोविडेंट फंड में आपके क्रेडिट किया जाएगा, बट ऐसा नहीं करता, तो ये आपका होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये आपका कहाँ पे डिफाइन है, ये आपका सेक्शन 405 में, और ये आपका सब क्लॉज 2 है, ठीक है, 405 में। नेक्स्ट है आपका 4 अंडर सेक्शन 498 ऑफ द IPC क्रूएल्टी मीन्स। 498 में आपका क्रूएल्टी जो है वो क्या है, किस टाइप की है, तो ये आपका देखिए बताते हैं हरेसमेंट ऑफ द वुमेन 498 में, 498A में। इसमें क्या है, हस्बैंड है और हस्बैंड के जो रिलेटिव होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अगर कोई क्रूएल्टी होती है तो उसको इसमें 498 में माना गया, ठीक है, तो ये आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ए वॉज ऑन हिज जर्नी बाई कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, बी मेट हिम इन द वे एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ लिफ्ट अप टू मथुरा एंड इंटरमीडिएट टाउन। ए acceded to his request but on reaching Mathura did not drop B. There, in spite of his repeated request, B was carried over to Agra against his wishes. देखिए अगर कोई आदमी है कहीं जा रहा है, ठीक है, ये जो जा रहा था दिल्ली टू आगरा जा रहा था, बीच यहाँ पे कोई आदमी मिलता है और लिफ्ट मांगता है, कहाँ के लिए, मथुरा के लिए मांगता है, लिफ्ट दे देता, बट मथुरा में उसको क्या करता है, मथुरा में कार नहीं रोकता और उसको अपने साथ आगरा तक ले जाता है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइम होगा, तो ये आपका देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया उसको, ए इज़ द गिल्टी ऑफ ऑफेंस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा 61 में, ठीक है। आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ पे है, ये देखिए इसका सेक्शन भी देख लीजिए, सेक्शन 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अगर पूछा जाता है तो ये सेक्शन 339 में है, 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता क्या है कि अगर कोई किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है ऑफ अ पर्सन सच, और जो आपका रिस्ट्रेंड होगा ये मस्ट बी प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बिहाइंड सर्टेन सर्कमस्फेरिंग लिमिट्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं ज़रा, A school teacher for the purpose of enforcing discipline inflict moderate punishment upon a pupil aged about 11 years in the case, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑफेंस होगा इन दिस केस, तो ये आपका देखिए होगा ये आपका है एज इंटाइटल्ड टू क्लेम डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ IPC। 89 में क्या है, वो डिफेंस ले सकती है, ठीक है, कोई भी स्कूल टीचर है या पेरेंट्स है अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा डांटते हैं डिसिप्लिन के लिए या पढ़ाने के लिए, जो कि 12 साल से नीचे है, ठीक है, 12 साल से अगर नीचे है तो उस केस में क्या है, उनको डिफेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 89 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, ठीक है, तो ये आपका 89 में। और अंडर 12 ईयर्स है। और कंसेंट जो होती है इसमें मानी जाती है कि जो कंसेंट होती है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों कंसेंट होती है, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो ये कंसेंट आपकी इम्प्लाइड होती है, ठीक है, कि यहाँ पे वो बच्चे को डिसिप्लिन के लिए थोड़ा डांट भी सकते हैं और हल्का सा मार भी सकते हैं, तो ये आपका
बट इसमें क्या है, अंडर 12 ईयर्स एज, उसके बाद क्या होता है, बच्चे की कंसर्न जरूरी होती है। नेक्स्ट है आपका ए is illegal marriage with V was performed by a priest P knowing that the marriage was illegal because A was already married. A's father C and two other person D and N were present at the time of marriage in the case। तो इसमें क्या होगा कि A जो priest था, जो आपका जो शादी करवाते हैं, उसको पता था कि ये इलीगल मैरिज है और वो शादीशुदा है, तो इस केस में कौन सा ऑफेंस बनेगा और कौन लाइबल होगा, तो ये आपका देखिए होगा ओनली द प्रीस्ट पी इज लाइबल फॉर द अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी आपका कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 494 में, सेक्शन 494 में, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो ये आपका होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। 64 में मैच करना है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, इस पर मूवी भी आई थी, के एम नानावती वर्सेस। तो इसमें कौन कौन से गिवन द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, नहीं सॉरी, ये आपका के एम नानावती ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, तो ये आपका देखिए आंसर होगा टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस आसाराम, ये भी सही है, ये आपका हरजीत, तो ये आपका आंसर जो होगा ये डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, डी। 65 में द पनिशमेंट फॉर जनरल फ्रॉम अ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का पनिशमेंट किस में है आपका, पब्लिक न्यूसेंस जो है देखिए डिफाइन किया गया है 268 में। ठीक है, 268 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया, और 290 में आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 290 में आपका पनिशमेंट दिया, और इसमें कितना पनिशमेंट है, 200 रुपीज़ तक इसमें पनिशमेंट है। नेक्स्ट है आपका on account of an agitation the lawyer ceased to participate in court proceeding and resorted to satyagrah. An editorial in a newspaper criticized as to whether it behoves to the lawyer as a class to resort to strike. The lawyer were inter alia described as a kajia dalal and dispute broker in the editorial। तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो होगा 66 का होगा एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ नॉट गिल्टी ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, ये डिफेमेशन के लिए गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू मैकनॉगटन रूल लीगल इंसैनिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल इंसैनिटी। इट रिलेट करता है, ये किससे करता है आपका, ये आपका देखिए टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज़। ठीक है, फैकल्टीज़ तो ये आपका 67 हो गया। नेक्स्ट है आपका ये देखिए जो है इसमें कहाँ सेक्शन 84 है आपका, ये देखिए एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, तो इसमें एम नॉकटन केस था, और आपका देखिए इसमें 2-3 तरीके के, एक वाइल्ड बीस्ट टेस्ट भी था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट भी ये भी पूछा गया, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो ये आपका है द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज द कमिटेड इन द गुड फेथ, ये आपका सेक्शन 76 है, 76 में है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, तो ये आपका सेक्शन 76 में है। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये आपका होगा 69 का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोहन सिंह, इसमें इन्होंने ऐसा हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। द मेंसिरिया रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी, तो मेंसिरिया रिक्वायर्ड होता है, इसमें क्या इंटेंशन और नॉलेज होता है। ठीक है, सेक्शन 70 का ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन 2 or more person agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means such agreement is a ये आपका हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा डिजाइन एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, 2 से ज़्यादा 2 or more person agree to do or cause to be done। ठीक है, A incites his dog to spring upon B without B's consent is the guilty of। ठीक है, तो एक किस ऑफेंस के लिए होगा, ये आपका देखिए होगा क्रिमिनल फोर्स के लिए होगा, ये आपका सेक्शन 350 में इसको डिफाइन किया गया, सेक्शन 350 में। सेक्शन 349 में क्या है, फोर्स डिफाइन किया गया, फोर्स को।
ठीक है। और सेक्शन 351 में क्या है, असॉल्ट। तो ये तीनों 49 में फोर्स है, 350 में क्रिमिनल फोर्स है और 351 में असॉल्ट है, ठीक है। और असॉल्ट क्या होता है, मेयर वर्ड्स, देखिए कभी मेयर वर्ड्स डोंट अमाउंट टू एन असॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये सीधा सीधा पूछ लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेज मे गिव टू हिज गेस्चर और प्रिपरेशन सच मीनिंग एज मेक दोज गेस्चर प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। अगर कोई मतलब ऐसा गेस्चर बना रहा है कि उसको लग रहा है कि ये असॉल्ट कर सकता है, तो उसको मतलब उसके गेस्चर से या प्रिपरेशन से, आदमी के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको असॉल्ट माना जाएगा। लेकिन मियर वर्ड्स डोंट अमाउंट टू एन असॉल्ट, ठीक है। गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 73rd, अंडर सेक्शन 308 ऑफ द CRPC एन अकॉम्प्लिस who does not comply with the condition of pardon may be prosecuted and tried separately फिर क्या है, tried separately for the offense and giving false evidence but with the sanction of। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखिए पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको, हाई कोर्ट की। ये आपका कहाँ पे डिफाइन है ये सेक्शन 308 तो बताते ही है। सेक्शन 308 ट्रायल ऑफ अ पर्सन कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन, ठीक है। ट्रायल ऑफ अ पर्सन कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन, ठीक है। सेक्शन 306 में क्या है आपका, 306 में क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन मतलब पार्डन कर सकता है। ये आपका देखिए CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया। ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि किसको पावर है। ये शायद 2002 में पूछा भी गया है, लास्ट में जो हमने सॉल्व किया था 2002 का पेपर, उसमें ये पूछा गया है कि किस किस को अथॉरिटी है। तो आपका CJM को होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये आपका 306 में है। 307 में क्या है, 307 में है आपका पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है। पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है। और 38 में क्या है, आपको पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, तब उसके बाद होगा। और इसमें अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जिसको पार्डन दिया गया है, कि अगर वो अपनी मर्जी से कोई फैक्ट है, कोई मतलब चीज़ है जो फॉल्स एविडेंस दे रहा है या उसको छुपा रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में होता है, ठीक है। और किसका, हाई कोर्ट की परमिशन के बाद। तो ये आपका हो गया 308, और इसमें क्या है, हाई कोर्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों आपको सेक्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 77 ऑफ CRPC, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड। जो वारंट होता है अरेस्ट का, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, एट एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC ऑन रिसिप्ट ऑफ FIR फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन विल सेंड द कॉपी टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। तो किस सेक्शन में भेजता है आपका, ये आपका 157 157 में भेजेगा। 157 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में, कि वो अपनी रिपोर्ट जो होगा मजिस्ट्रेट को भेजेगा, एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। और इसमें कुछ प्रोविज़ो भी हैं। पहला है कि अगर कोई क्राइम, मतलब कोई उसको लगता है, एसओ को, जो स्टेशन ऑफिसर है, अगर उसको लगता है कि कोई क्राइम जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो क्या है, पर्सनली खुद ना जाके अपने सबॉर्डिनेट को भेज सकता है, ठीक है। और आपके जो बी में है आपका, अगर उसको लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है केस को इन्वेस्टिगेट करने का, तो वह इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। कोई भी अगर उसको लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आपका प्रोविज़ो है, अगर इन केस ऑफ रेप, अगर रेप की घटना हुई है, रेप का क्राइम हुआ है, तो उसमें क्या करेगा, जो आपका विक्टिम होगा उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पे होगा, वो उसके रेजिडेंस पे होगा, या उसकी जो भी चॉइस वाला कोई जगह होगी
वहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो ये वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही होगा। तो ये आपका 157 कहता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 158 में होता है रिपोर्ट हाउ टू सबमिटेड, रिपोर्ट हाउ टू सबमिटेड। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, संज्ञेय अपराध होता है, उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती। और नॉन कॉग्निजेबल आपका कहाँ पे डिफाइन है, ये आपका देखिए 2N में, 2N में आपका नॉन कॉग्निजेबल, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। और टू ये आपका देखिए नॉन कॉग्निजेबल है, ये 2I होगा, 2I होगा। 2N में आपका क्या ऑफेंस डिफाइन है, ऑफेंस। 2I में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। 2C में कॉग्निजेबल और 2N में ये आपका ऑफेंस डिफाइन है। नेक्स्ट है आपका वेदर एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट, ठीक है। इसको जब्त कर सकती है कोई भी जो अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ये सेक्शन 104 CRPC, इसमें कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका कैन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन हिज प्रेजेंस फॉर द सर्च ऑफ विच ही एम्पावर्ड टू इशू अ सर्च वारंट। तो ये भी सही है आपका, वो अपनी प्रेजेंस में मतलब सर्च करवा सकता है। और ये किस सेक्शन में आपका डिफाइन है, ये आपका है सेक्शन 103, सेक्शन 103, ये 103 103 CRPC में। और 102 में क्या है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। 102 में आपका पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है सीज करने की, कोई प्रॉपर्टी है अगर ऐसा लगता है कि वो मतलब ऑफेंस से रिलेटेड है तो उसको सीज कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका 102 में सेक्शन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 79 समन केस कौन सा होता है। समन केस क्या होते हैं, जो केस वारंट केस नहीं होते उनको समन केस कहते हैं। ये आपका 2W में 2W इसमें आपका समन केस डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका है जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो बी आपका होगा करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू 125, सेक्शन 125। ये किससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस से ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सेक्शन 125 कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु डज नॉट पजेस सफिशिएंट, ये सही है। द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन अ मैरिड डॉटर whose husband is unemployed is the father of such daughter। तो ये देखिए गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पे किस किस को मतलब मेंटेनेंस दिया जा सकता है, कोई लेस्टिमेट या इलेस्टिमेट माइनर चाइल्ड है, ठीक है, चाहे वो फिर शादीशुदा हो या ना हो, ठीक है, और जो कि अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैरिड डॉटर है, अब इसमें माइनर तो दिया नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। मैरिड डॉटर ऑल्सो ये सही है, मैरिड डॉटर होती है उसका भी ऑब्लिगेशन होता है अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए, ठीक है। अब वुमेन हु हैज टेकन डाइवोर्स फ्रॉम द हर हस्बैंड हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर कोई औरत है जिसने शादी नहीं की और डाइवोर्स हो गया है, दोबारा शादी नहीं की, तो क्या है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती। तो बी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर यही होगा। व्हेन अ केस इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एडॉप्टेड इन सच अ केस। तो 199(2) में क्या है, 199 ये आपका डिफेमेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कोर्ट उसको करेगा, तो ये आपका सेशन ट्रायल है, ठीक है, सेशन कोर्ट में आप कर सकते हो। अब ये देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, आप किसके खिलाफ डिफेमेशन, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन सब के खिलाफ, इन सब के अगेंस्ट में अगर कोई क्राइम होता है, कोई क्या डिफेमेशन से रिलेटेड, तो इस केस में क्या होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में उसके द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा ए इज़ द करेक्ट। और इसमें देखिए आपका सब क्लॉज 5 है, इसमें सब क्लॉज 5 है, उसमें कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा
कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अगर विद इन 6 मंथ आपने कंप्लेंट की तब तो कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और आपका सब क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी मतलब सब क्लॉज 2 में अगर कोई कंप्लेंट जो होगी वो प्रीवियस कंसर्न पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी कंप्लेंट बनाएगा वो किसकी प्रीवियस कंसर्न में होगा, अगर कोई मिनिस्टर है स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट का, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन सब के केस में वो इन लोगों से परमिशन लेगा, ठीक है। और क्लॉज 3 में क्या कहता है, क्लॉज 3 में कहता है कि वो एक्यूज्ड को बाकायदा नोटिस भेजेगा, ठीक है, उसको बताएगा कि तुमने कौन सा ऑफेंस किया है, तो ये आपका होगा, ठीक है। 3 में क्या है, नोटिस भेजेगा। 2 में क्या है, सेशन कोर्ट जो होगा वो उसको सेशन कोर्ट में डिफेमेशन का वो उसको ट्राई किया जाएगा। फोर्थ में है आपका प्रीवियस कंसर्न लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। फिफ्थ में क्या है, विद इन 6 मंथ, ये पूछा जाता है विद इन 6 मंथ कितने टाइम के बाद कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोर्ट, तो विद इन 6 मंथ अगर आपने कंप्लेंट की है तो कॉग्निजेंस होगी, अदरवाइज नहीं ली जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका द ऑफेंस कमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। तो इसमें कौन सा है नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये आपका देखिए होगा, ये आपका 353 है, 353 नॉन कंपाउंडेबल होता है। 84 क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर विच सेक्शन 145 CRPC इज टू वार्ड ऑफ डेंजर टू ब्रीच ऑफ पीस एंड नॉट टू डिटरमाइन द टाइटल। तो ये किस केस में हुआ था, ये आपका यूनियन ऑफ इंडिया अजीबो निशान खातून, ठीक है, यहाँ पे हुआ था। सेक्शन 84 क्वेश्चन 84 बता रहे हैं। और सेक्शन 145 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। और इसमें देखिए प्रोसीडिंग जो शुरुआत होती है, इसमें 2 चीज़ें पहले होनी चाहिए। एक तो पहले आपका जो डिस्प्यूट होगा, जो लड़ाई होगी, वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अचल संपत्ति से ताल्लुक़ रखता हो। दूसरा आपका कि लगता हो मजिस्ट्रेट को कि ऐसा झगड़ा है कि इससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, तो वो इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा, ठीक है। और जो मजिस्ट्रेट होगा इसमें क्या है, टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं, अब काफ़ी गंदा हो गया। नेक्स्ट है आपका 85, इन विच केस द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड मे बी डिस्पेंस्ड विद एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द जजमेंट। तो पहला आपका व्हेन द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्पेंस्ड। दूसरा व्हेन द जजमेंट इज दैट ऑफ अ एक्विटल। तो ये दोनों ही सही है, तो सी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अ मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ट्राई अ समन केस एज अ वारंट केस वेयर इन द ऑफेंस टू बी ट्राइड देयर अंडर इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। देखिए क्या है कि अगर कोई समन केस है उसको भी वारंट केस की तरह ट्राई कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, ठीक है, जहाँ पे आपका देखिए जो होगा, अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा हो तो वहाँ पे ये हो सकता है 86 में। और यहाँ पे जो आपका होगा ये किस सेक्शन में, सेक्शन 259 में, सेक्शन 259 में पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस, ठीक है। अगर 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा है, 6 महीने से अगर ज़्यादा की सज़ा है तो मजिस्ट्रेट इसको वारंट केस की तरह दोबारा से सुन सकता है। और इसमें क्या है, जो आपके विटनेस हैं उनको भी रिकॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन द मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज्ड गिल्टी ही शैल पास द सेंटेंस आफ्टर हियरिंग द एक्यूज्ड, ठीक है। लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। रॉन्ग, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन समन केस। समन केस में ऐसा नहीं होता, समन केस में मजिस्ट्रेट चाहे तो अपना डिसीजन सुना सकता है, ठीक है, सेंटेंस पास कर सकता है। ये आपका है सेक्शन 253, सेक्शन 253 में हो, सब क्लॉज 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शन। कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल होगा ये क्या है, ये आपका 225 से 237 में, आपका डी होगा जो करेक्ट आंसर होगा।
डी आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द CRPC? वी आर अ प्राइवेट पर्सन ऑन एन ऑथराइज्ड पर्सन हैज़ अ राइट टू अरेस्ट अ पर्सन, ये सही है। एंड हैंड हिम ओवर टू द कस्टडी पुलिस, सही है। सच प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक सर्च ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन, ये आपका देखिए यही सही है आपका, ये गलत है। देखिए सर्च नहीं कर सकता, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है, हैंड ओवर कर सकता है, तो ये आपका। और इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो होती है पुलिस के द्वारा की जाती है, काहे के लिए? टू कलेक्ट द एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC अ मजिस्ट्रेट, देखिए हमने 2002 का पेपर भी सॉल्व किया है। मेंटेनेंस से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन है, तो मेंटेनेंस से क्वेश्चन जरूर बन रहा है, ठीक है। और आपके कुछ कॉमन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है बराबर, तो ये चीज़ें हमको देखते हुए चलना है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरी। तो आपका अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC अ मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, ये तो सही है, यही आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मजिस्ट्रेट हैज़ नो पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, ये गलत है। हिज पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट नो पावर टू ग्रांट एक्सपेंसेस, नहीं, ये भी गलत है। हैज़ नो पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट हैज़ पावर टू, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या है? मजिस्ट्रेट को पावर होती है इंटरिम ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग जो होती हैं उनको दिलवाने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर एनी जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन अ केस ही सेल नाइदर ट्राई नो कमिट फॉर ट्रायल फॉर सच केस नॉर सेल हियर एनी अपील इन सच अ केस प्रोवाइडेड, तो ये क्या होता है? इसमें आपका होगा, ये आपका 471 सेक्शन 471 में है, यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रायर परमिशन ऑफ इट्स एपिलेट कोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला गया है कि विद परमिशन ऑफ कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम हिज कोर्ट, ठीक है, तो ये आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। 92 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द CRPC बीइंग इन अ पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका कौन सा है? ये देखिए, ये तो फेमस केस है मधु लिमाय वर्सेस SDM, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाई क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 2005 इन सेक्शन 459 ऑफ CRPC द वर्ड लेस देन 10 रुपी हैव बीन सब्सटीट्यूटेड बाई द वर्ड ऑफ, ये आपका देखिए लेस देन 500 रुपीज़ हो गया है इसमें, ठीक है, तो ये आपका 93 का ए करेक्ट आंसर होगा। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कोर्ट relating to exercise of jurisdiction in a criminal matter and said courts are under subordination of different courts, the matter shall be decided। देखिए कोई डिस्प्यूट है जो 2 कोर्ट के बीच में है, जुरिडिक्शन का मामला है कि पहले कोई भी अगर डिस्प्यूट है जो कि 2 कोर्ट के बीच में उनके जुरिडिक्शन को लेकर है और ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स का मैटर है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में देखिए क्या होता है कि प्रोसीडिंग उसके यहाँ शुरू होगी जहाँ पे आपका जो मामला होगा हाई कोर्ट विद इन हुज एरिया द प्रोसीडिंग फर्स्ट कमन, तो उस हाई कोर्ट में होगी, ठीक है, या उस कोर्ट में होगी जहाँ पे आपकी जो प्रोसीडिंग सबसे पहले जो भी क्राइम हुआ है या कोई घटना हुई है वो पहले हुई हो, ठीक है, तो वहाँ पे होगी, तो ये आपका डी आपका जो होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेक्शन किस में 186 में है, सेक्शन 186 में 186 की बी में 186 बी, और अगर ए की बात करें 186 ए कहता है कि अगर मामला सेम हाई कोर्ट का है, ठीक है, 2 कोर्ट हैं बट सेम हाई कोर्ट लगता है, तो उस केसेस में क्या करेगा, जो हाई कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगा, वहीं पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये आपका 186 हो गया। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म ऑफ 2 ईयर एज पर सेक्शन 468 CRPC, तो इसमें क्या लिमिटेशन होगी अगर ऑफेंस जो है आपका 2 साल तक का है, ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा
95 में आपका ये आपका डी आंसर होगा। यहाँ पे 3 साल तक का समय दिया जाएगा। देखिए पहले में क्या है, 6 मंथ समय दिया जाता है। कब 6 मंथ का समय मिलता है अगर कोई ऑफेंस हुआ है, अगर वो पनिशेबल है किससे, सिर्फ फाइन से। ठीक है, अगर फाइन है उसमें तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए 1 साल तक की, 1 साल समय किस में मिलेगा, अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सज़ा 1 साल तक है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 साल तक का समय मिलेगा, 3 ईयर। तो ये आपका जो आंसर होगा ये डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिटेन अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। तो ये आपका कितने तो ये आपका देखिए 19 डेज़ होगा। 19 डे, अगर कोई ऑफेंस रिलेटेड है आपका किससे, डेथ से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो 19 डेज़, और उसके बाद कोई अगर ऑफेंस है तो ये आपका 10 साल, जिसमें 60 डेज, तो ये 90 डेज मैक्सिमम है। नेक्स्ट है आपका ऑन रिफ्यूजल बाय एनी विटनेस टू आंसर अ क्वेश्चन और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट अपॉन बीइंग आस्क्ड फॉर ही मे बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। तो इसमें क्या होगा आपका 97, ये आपका 7 डेज़ की तक की सज़ा दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 अ पुलिस ऑफिसर मे बी डिप्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये 98 है आपका क्वेश्चन, और इसमें आंसर जो होगा ये आपका देखिए 22 होगा। ये आपका पुलिस रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, तो सेक्शन 22 में क्या होता है, पुलिस को किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है अगर वहाँ पे कोई मतलब खतरा लगता है या पीस ब्रीच हो सकती है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो वहाँ पे उसको भेजा जा सकता है। अंडर पैराग्राफ 161 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन, it is the duty of public prosecutor to bring the notice of magistrate concerned all cases in which unclaimed property has been laying in मालखाना for more than। तो इसमें अगर देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, मजिस्ट्रेट को नोटिस मतलब देगा। ठीक है, तो ये कितने अगर इसमें होगा, ये आपका 6 मंथ होगा, 6 मंथ। पैराग्राफ 140 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन रिक्वायर्ड, ये आपको क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपका 99 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई आंसर गलती से गलत हो गया हो तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा पार्ट 3 होगा, उसमें जो आपके बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये आपका यहाँ पे 2007 का भी पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।